फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही पुतिन जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो टूट गया और रूसी राष्ट्रपति की धमकियां बेअसर रहीं। फिनलैंड ने पुतिन को अनदेखा कर वही किया जो वह नहीं चाहते थे। अब रूस के राष्ट्रपति की स्थिति और भी खराब हो रही है। फिनलैंड ने रूस को खतरनाक परमाणु संदेश भेजा है। नाटो गठबंधन और मजबूत हुआ है। जहां तक पुतिन की बात है, उन्होंने अभी अभी सीखा है कि जिन परमाणु धमकियों को वो इतनी आसानी से उछालते रहते हैं, उनका मुकाबला एक ऐसी ताकत से किया जा सकता है जो रूस से कहीं ज्यादा बड़ी है। रुकिए, आप पूछ सकते हैं, फिनलैंड के पास परमाणु हथियार नहीं है तो वह रूस के लिए परमाणु खतरा कैसे है? अच्छा सवाल है, आप सही है। फिनलैंड के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास रूस के साथ 1335 किलोमीटर लंबी सीमा है और वह एक सामूहिक रक्षा संगठन का सदस्य है जो लड़ाई में बहुत सारे परमाणु हथियार लेकर आता है। और यही पुतिन की समस्या है। फिनलैंड यह नहीं कह रहा है कि वह रूस पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा। वह यह कह रहा है कि पहली बार वह अपनी जमीन पर परमाणु हथियार तैनात करने की अनुमति देगा। जो पुतिन की धमकियां अगर हकीकत में बदलती हैं तो तुरंत हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। 17 जून को फिनलैंड के सांसद एक नए कानून पर वोट के लिए मिले जो सब बदल देता है और 125 बनाम 61 के अंतर से यह वोट पास हो गया। इसका मतलब फिनलैंड ने दशकों पुराना परमाणु हथियार प्रतिबंध हटाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी सैन्य रुख में सबसे बड़ा बदलाव है। नाटो के साथ बढ़ता एकीकरण इस फैसले में स्पष्ट है, लेकिन रूस के लिए इस फैसले से जो बड़ा संकट पैदा होता है वो ये है कि अब नाटो को आखिरकार रूस की सीमा पर ही परमाणु हथियार तैनात करने का मौका मिल गया है। यह पुतिन का सबसे बुरा सपना है। यह फिनलैंड का हल्के में लिया गया फैसला नहीं है। वोट के बाद एक्स पर फिनलैंड के रक्षा मंत्री अंटी हक्किनेन ने कहा कि यह कदम काफी समय से तैयारी में था। इस कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय की परमाणु हथियार नीति सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों की पढ़ाई, परमाणु हथियार संपन्न देशों और अन्य सहयोगियों के साथ चर्चाएं और यह आकलन कि नाटो में फिनलैंड की सुरक्षा को सबसे बेहतर तरीके से कैसे मजबूत किया जा सकता है, इन सब के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस फैसले को फिनलैंड की सुरक्षा और रूस के खिलाफ व्यापक नाटो रुख के लिए आवश्यक बताया। फिनलैंड की परमाणु पाबंदी हटा दिया गया है। यह निर्णय को पूरे क्षेत्र में परमाणु हथियार प्राप्त करने, ले जाने और उनके आवागमन की सुविधा देने की अनुमति देता है, जो उसकी वर्षों पुरानी नीति के विपरीत है। यूक्रेन युद्ध से पहले फिनलैंड रूस को नाराज नहीं करना चाहता था। इसी कारण वह नाटो से दूर रहा और फिनलैंड में परमाणु हथियारों की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन पुतिन के अपने आक्रमण की शुरुआत करने के बाद सब कुछ बदल गया। अब रूस पारंपरिक और परमाणु दोनों मोर्चों पर खतरा है। इस बदलाव के साथ फिनलैंड को खुद को ढालना होगा और इस नए कानून का पारित होना, या सही कहे तो पुराने कानून को चीर-फाड़ देना, फिनलैंड का 2020 के दशक की हकीकत को स्वीकार करने का तरीका है। साथ ही पुतिन को यह बताने का भी कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन युद्ध के साथ साथ उससे आगे भी यही है कि रूस को यूरोप के हर उस देश के लिए एक बड़ा खतरा दिखाया जाए जो पुतिन के कहने पर बिना सवाल किए उसकी बात नहीं मानता। यूक्रेन पर हमला पलक झपकते खत्म होना था, जिससे वह खतरा और मजबूत हो। कई वर्षों की लड़ाई और पुतिन की धमकियों के बावजूद रूस की असफलता ने फिनलैंड की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव ला दिया। अब परमाणु हथियार फिनलैंड से होकर ले जाए जा सकते हैं, जिससे रूस तक रास्ता और छोटा हो गया है। इस फैसले से फिनलैंड के परमाणु हथियारों पर नजरिया बदलने का संकेत है। क्या आप फिनलैंड में अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार चाहते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फिनलैंड ने लंबे समय तक नाटो से दूरी बनाए रखी और रूस सीमा के चलते परमाणु प्रसार को लेकर उसकी चिंता जायज है। पुतिन की कार्रवाइयों ने फिनलैंड को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो वो आदर्श परिस्थितियों में कभी नहीं लेता। ये पुतिन के लिए एक और झटका है। डर को फिनलैंड को ऐसा कुछ करने से रोकना था। पुतिन की कार्रवाइयों के चलते फिनलैंड ने मजबूरी में नाटो में बड़ी भूमिका स्वीकार की है, जिससे पुतिन की नाटो से निपटने की योजनाएं बदल गई हैं। आइए अब इस सब की असलियत पर नजर डालते हैं। अब फिनलैंड के पास
कोई परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है, जिसका मतलब है कि उसके पास परमाणु हथियारों को रखने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। इस फैसले ने यह संभावना खोल दी है कि परमाणु हथियार फिनलैंड के क्षेत्र से होकर ले जाए जा सकते हैं और संभवतः फिनलैंड की धरती से रूस पर दागे भी जा सकते हैं। रूस से निपटने में नेटो के परमाणु हथियार सबसे अहम संतुलनकारी ताकत है। स्टैटिस्टा के अनुसार नेटो के सहयोगी, जिनमें मूल रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे परमाणु क्षमता वाले देश शामिल हैं, 2026 में रूस के खिलाफ कुल मिलाकर 4215 परमाणु हथियार तैनात करेंगे। शीत युद्ध के चरम पर जब परमाणु हथियारों की दौड़ अपने शिखर पर थी, तब यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हुआ करती थी। 1966 में नेटो सहयोगियों के पास 31,492 परमाणु हथियार थे और रूस के पास भी लगभग इतनी ही संख्या थी। यही वजह है कि फिनलैंड ने इतने लंबे समय तक नेटो से बाहर रहने का फैसला किया था। रूस के यूक्रेन पर हमलों और रूसी धमकियों के कारण, जैसे जर्मनी के सेना प्रमुख क्रिश्चियन फ्रॉइडेंथालर ने कहा, अब नेटो को रूस से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए शीत युद्ध का रणनीतिक हिसाब किताब अब लागू नहीं होती। फिनलैंड अब रूस के निशाने से बाहर रहकर तुष्टीकरण या बचाव नहीं कर सकता। अब उसे अपने निशाने रूस की ओर करने होंगे। ये नया फैसला सबसे सही तरीका है। रूस के लिए इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक और यूरोपीय देश ने अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार तैनात करने की मंजूरी दी है। ये वही देश है जो रूस के सबसे करीब है, कम से कम नाटो की रक्षा नीति के लिहाज से। यूके और फ्रांस अपने परमाणु हथियार रखते हैं। 5 देश अमेरिकी परमाणु हथियारों की मेजबानी करते हैं: जर्मनी, बेल्जियम, इटली, तुर्की और नीदरलैंड्स। आर्म्स कंट्रोल सेंटर के अनुसार ये हथियार हथियारबंद या विमानों पर तैनात नहीं है। सभी को एयरबेस पर स्थित WS-3 भूमिगत तिजोरियों में रखा गया है और इनमें से कोई भी अमेरिकी नियंत्रण वाले परमिसिव एक्शन लिंक या PAL कोड्स के बिना हथियारबंद नहीं किया जा सकता। इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें दोहरी क्षमता वाले नाटो लड़ाकू जेटों या बम वर्षकों में लोड करना पड़ता है, जिसके लिए अमेरिका की मंजूरी और PAL कोड्स जरूरी है। इसका मतलब है कि फिनलैंड रूस के लिए तुरंत परमाणु खतरा नहीं है। साथ ही उसने अभी अभी अपने पुराने कानूनों को रद्द किया है। हमें अभी तक नहीं पता कि अमेरिका फिनलैंड के एयरबेस का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को रखने के लिए करेगा या नहीं। दूसरी ओर ये व्यवहारिकताएं भविष्य की समस्याएं हैं। फिलहाल सबसे अहम संदेश है कि नाटो मजबूत हो रहा है और फिनलैंड इसकी प्रक्रिया के केंद्र में है। अब नाटो में रूस के साथ सबसे लंबी सीमा वाले देश ने कहा है कि वह परमाणु हथियार लेने को तैयार है। यही पुतिन के लिए डरावना है। नाटो से जुड़े हर देश को जो भी धमकी उन्होंने कभी दी थी, वो अब उन्हें डराने के लिए वापस आ रही है और इसका श्रेय गठबंधन के नए सदस्य को जाता है। रूस के राष्ट्रपति के लिए हालात इसलिए और खराब है क्योंकि फिनलैंड का परमाणु फैसला ही उनकी अकेली समस्या नहीं है। इस बड़े फैसले के पीछे एक और बड़ी समस्या छुपी है। नाटो अब रूस को पारंपरिक और परमाणु खतरे के रूप में पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रहा है, जैसा कि सोवियत संघ के पतन के बाद से नहीं हुआ था। ये रूस के लिए सब बदल देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इस तरह की जानकारी और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिनलैंड का बड़ा परमाणु फैसला नाटो के हालिया कदम के बाद आया, जिसने पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। 8 जून को नाटो ने घोषणा की कि उसने सुदूर उत्तर और आर्कटिक क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और नया बहुराष्ट्रीय अग्रिम जमीनी बल यानी FLF गठित किया है। FLF 6 जून से सक्रिय है और फिनलैंड स्वीडन में तैनात है। हालांकि इसका नेतृत्व स्वीडन नेतृत्वकारी देश के रूप में कर रहा है। FLF फिनलैंड नाटो की 9वीं FLF है, जिनमें से पहली 2017 में गठित की गई थी ताकि सामूहिक रक्षा गठबंधन के पूर्वी हिस्से में तैनात की जा सके। FLF बनाने का फैसला 2024 में स्वीडन फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के तुरंत बाद हुआ, इसलिए रूस को इसकी जानकारी थी। अब गलत मत समझिए, ये बड़ी सेना नहीं है। नॉर्डिक डिफेंस सेक्टर के मुताबिक FLF फिनलैंड में 600 सैनिकों की स्वीडिश बटालियन होगी, जो अगर रूस नॉर्डिक क्षेत्रों पर पूर्ण आक्रमण करे तो उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। मुद्दा यह नहीं है। पहली बात, FLF फिनलैंड दूसरे देशों के योगदान से बढ़ सकता है।
यूके, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे ने स्वीडन व फिनलैंड के साथ इस बल को विकसित करने की घोषणा की है। ये 600 सैनिक सिर्फ शुरुआत हैं। FLF फिनलैंड आगे और ताकत दिखाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि FLF फिनलैंड का मतलब है कि अब नेटो के पास जमीनी सेनाओं का समन्वय करने की क्षमता है। एक ऐसा क्षेत्र जो उन इलाकों की सूची में सबसे ऊपर लगता है जिन्हें रूस आक्रमण के लिए चुन सकता है। अगर पुतिन पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठते हैं और यह तय करते हैं कि यूक्रेन में असफलता का मतलब है कि रूस को पूरे यूरोप तक संघर्ष बढ़ा देना चाहिए। कौन जानता है, शायद FLF फिनलैंड की नई परमाणु नीति के विकास में भूमिका निभाए। परमाणु हथियारों पर लौटते हुए सिर्फ फिनलैंड ही नहीं है जो पुतिन को बता रहा है कि अगर वह आग से खेलता रहा तो खुद जल जाएगा। 18 जून को फिनलैंड के नए कानून के कुछ दिन बाद यूके डिफेंस जर्नल ने बताया कि नाटो परमाणु योजना समूह ने मंत्री स्तरीय बयान जारी किया। ये बयान खास इसलिए है क्योंकि 2007 के बाद पहली बार नाटो के परमाणु योजना समूह ने बयान जारी किया है जिसमें नाटो की परमाणु क्षमताओं के आधुनिकीकरण और योजना क्षमता को मजबूत करने की बात कही गई। समय इतना सटीक है कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह नाटो है जो वह चाकू ले रहा है जो फिनलैंड ने अभी अभी पुतिन की तरफ घोंपा है और उसमें थोड़ा सा मरोड़ दे रहा है। यह बयान नाटकीय नहीं है। इसमें नहीं कहा कि नाटो कभी भी रूस पर परमाणु हमला करने को तैयार है, लेकिन जो बात यह करता है, जैसा कि एक अनाम नाटो अधिकारी ने कहा जिनका हवाला यूके डिफेंस जर्नल ने दिया है, वह यह है कि नाटो ने दूरदराज सैन्य अभियानों से वापस हटकर यूरो अटलांटिक क्षेत्र में सक्रिय रक्षा और निवारक नीति अपना ली है। और बात यही खत्म नहीं होती। वही अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका इस बदलाव से पूरी तरह सहमत है। इन दावों को खारिज करते हुए कि अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ उस ब्रुसेल्स बैठक में सिर्फ शुरुआती टिप्पणी करने आए थे जहां यह बयान तैयार किया गया था, जबकि अधिकारी कहते हैं कि अमेरिका नाटो के परमाणु साझा मिशन में पूरी तरह शामिल हो रहा है। अधिकारी का दावा है कि अमेरिका, फ्रांस और यूके के साथ मिलकर अपनी परमाणु ताकत को आधुनिक बना रहा है। वे कहते हैं कि अमेरिका ने बार बार नाटो देशों को अपनी परमाणु गारंटी की पुष्टि की है, चाहे व्यक्तिगत बदलाव हो। ये बयान तब आया जब B-52 बॉम्बर फ्लीट में बदलाव की खबरें थी और दावा था कि अमेरिका यूरोपीय नाटो के लिए डीप स्ट्राइक क्षमता कम करेगा, जिसमें युद्धपोत हटाना और F-16 व F-15E फाइटर जेट्स की संख्या 150 से 100 करना शामिल है। हमने 1 मिनट पहले समय बताया था। फिनलैंड के फैसले के साथ समय का मेल खास है। नाटो का बयान रूस बेलारूस के 3 दिन के सैन्य अभ्यास के करीब 1 महीने बाद आया है। इसमें 64,000 सैनिक, 200 मिसाइल लॉन्चर, 140 से अधिक विमान, 73 युद्धपोत, 13 पनडुब्बियां और 8 परमाणु वारहेड लगी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी, NBC न्यूज के अनुसार। वे अभ्यास स्पष्ट रूप से परमाणु हथियारों के जरिए धमकी देने की कोशिश थे, जैसा कि रूस पहले भी कई बार कर चुका है। संकेत है कि उन्होंने सैनिकों को ओरशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती का प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया, जो कथित तौर पर बेलारूस में है। पुतिन लगातार परमाणु धमकी दे रहे हैं। फिनलैंड और नाटो ने मिलकर रूस के नेता को दिखा दिया कि केवल वही अकेले हथियार के दम पर धमकी नहीं दे सकते। दिलचस्प है कि फिनलैंड और नेटो की हालिया कार्रवाई वही हो सकती है जिसकी जरूरत यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने 17 जून के लेख में बताई थी, जिसमें रूस को बम वाला भालू कहा गया। ECFR का तर्क था कि यूरोपीय नाटो को परमाणु क्षमताओं की कमियों को दूर करने के लिए और प्रयास करने चाहिए। हालांकि लेख का मुख्य फोकस यह था कि अमेरिकी समर्थन के बिना यूरोपीय नाटो को क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप प्रशासन में अमेरिका की स्थिति अनिश्चित है। तो शायद हम देख सकते हैं कि फिनलैंड ने जो किया उसे एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। अगर अमेरिका फिनलैंड में परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है तो ये अच्छा है। यूके डिफेंस जर्नल से बात करने वाले अधिकारी का रुख अब वास्तविकता बन चुका है और रूस को शक्तिशाली प्रतिरोधक का सामना करना होगा। अगर अमेरिका ने यूरोप से परमाणु हथियार हटा लिए तो फिनलैंड ने अपने देश को यूके और फ्रांस के परमाणु हथियारों के संभावित ठिकाने के रूप में उपलब्ध कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर पुतिन पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं
तो रूस के लिए अब भी एक स्पष्ट और बेहद तात्कालिक खतरा मौजूद है। अमेरिकी परमाणु सुरक्षा छाते का निकट भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं है। यूरोपीय देश इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ बनाना होगा जो उसके प्रतिरोधक प्रभावों के करीब हो, ताकि रूस के नेता अमेरिका को यूरोप की रक्षा छोड़ते देखकर अपनी विजय की थ्योरी, अवधारणाओं और क्षमताओं को लागू करने का मौका न समझें, जैसा ECFR ने कहा। शायद हम उस दिशा में पहला कदम देख रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा बनाया जा सके जो अमेरिका द्वारा प्रदान किए जा रहे मौजूदा प्रतिरोधक प्रभावों की बराबरी कर सके, और अगर ऐसा है तो फिनलैंड इसकी केंद्र में है। जैसे जैसे हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, आइए फिनलैंड पर वापस लौटे हैं। हाल के महीनों में फिनलैंड ने अन्य नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर अपनी सीमाओं पर रूसी सैन्य जमावड़े को लेकर जोरदार चिंता जताना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि नई बैरकों और सुविधाओं के साथ ये जमावड़ा रूस को नॉर्डिक और बाल्टिक सीमाओं पर 1,15,000 सैनिक तैनात करने में सक्षम बना सकता है। ये सब तब हो रहा है जब नेटो के कुछ सदस्य ये सुझाव दे रहे हैं कि अगले 3 से 5 वर्षों में रूस के साथ युद्ध हो सकता है, जैसा कि GIS रिपोर्ट्स में कहा गया है। फिनलैंड ने अपना बड़ा परमाणु फैसला यूं ही नहीं लिया है। उसने आंशिक रूप से यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि रूस साफ दिखा रहा है कि पुतिन कुछ योजना बना रहे हैं। अगर योजना नेटो पर हमला करने की है तो नॉर्डिक और बाल्टिक सीमाओं पर दसियों हजार सैनिकों की तैनाती स्वाभाविक शुरुआत है। फिनलैंड को रूस की इन योजनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। देश का यह परमाणु निर्णय फिनलैंड के रक्षा रुख में वर्षों से चल रहे बड़े बदलाव की परिणति है, लेकिन फिनलैंड ने पिछले कुछ दशकों में रूस के साथ कभी भी लापरवाही से व्यवहार नहीं किया है। हाँ, फिनलैंड नेटो से बाहर था जब तक पुतिन ने मजबूर नहीं किया, लेकिन फिनलैंड रूस के प्रति पूरी तरह तटस्थ भी नहीं था। GIS रिपोर्ट्स के अनुसार फिनलैंड उन कुछ यूरोपीय देशों में से एक था जिसने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी अपनी सतर्कता कम नहीं की। जब दूसरे देश एक नए रूस का स्वागत करने की कोशिश कर रहे थे जो अब वैसा बन गया है जैसा हम आज देखते हैं, फिनलैंड चुपचाप उस लड़ाई की तैयारी कर रहा था जिसे वह हमेशा महसूस करता था कि कभी भी आ सकती है। हम फिनलैंड की सेना में इसकी झलक देखते हैं। हालांकि फिनलैंड की सेना में सिर्फ 24,000 सेवारत सैनिक है, लेकिन उसके पास 8,70,000 रिजर्व सैनिक और लगभग 54,000 अर्धसैनिक बल हैं, जबकि देश की कुल आबादी सिर्फ 56 लाख से थोड़ी ज्यादा है। फिनलैंड ने सैनिकों को हमेशा प्रशिक्षण दिया, और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और उसी के चलते फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ, तब हमें समझ आने लगा कि ऐसा क्यों था। अब फिनलैंड युद्धक तैयारी की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी वह तैयारी जिसे 90 के दशक में बेकार माना गया होगा, अब काम आ रही है। एस्टोनिया और फिनलैंड की खाड़ी तक पहुंच नियंत्रित करते हैं। ये एक ऐसा दबाव है जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। GIS रिपोर्ट के मुताबिक FLF की संख्या 6,000 सैनिकों तक हो सकती है। ये नाटो समर्थित नॉर्डिक वायु शक्ति के साथ मिलकर फिनलैंड की खाड़ी तक रूसी पहुंच रोकने के लिए जरूरी वायु श्रेष्ठता देगी। अब परमाणु हथियार फिनलैंड से होकर ले जाए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि पुतिन के लिए फिनलैंड एक बड़ी समस्या है, और यह समस्या यहां से और भी बड़ी होने वाली है। अब इसमें परमाणु हथियार भी शामिल है, बाकी सभी तैयारियों के साथ। कल फिनलैंड और मजबूत होगा। जून में फिनलैंड की संसदीय रक्षा समिति ने रक्षा खर्च को मौजूदा 8.8 अरब डॉलर के स्तर से बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब इसे 2029 तक थोड़ा बढ़ाकर 16 अरब डॉलर से ज्यादा किया जाएगा, और फिर 2036 तक खर्च को लगभग 17.2 अरब डॉलर पर बनाए रखा जाएगा। उस प्रस्ताव को अभी नहीं माना गया, लेकिन इससे फिनलैंड के लोग रूस के बारे में क्या सोचते हैं यह साफ दिखता है। पुतिन एक खतरा है। उस खतरे के जवाब में फिनलैंड ने डरकर पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना है। फिनलैंड ने पुतिन को दिखा दिया कि रूस उसे पीछे हटने के लिए डरा धमका नहीं सकता। यह रुख और मजबूत ही होगा। सैन्य खर्च और भी अधिक बढ़ेगा। अगर नाटो फिनलैंड के परमाणु फैसले का पूरा फायदा उठाता है तो रूस के लिए यह सोवियत संघ के पतन के बाद सबसे घातक निवारक शक्ति होगी। जब रूस को फिनलैंड में इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे अन्य जगहों पर भी नाटो के मजबूत होने से निपटना पड़ रहा है। बाल्टिक रक्षा पंक्ति को मजबूत किया जा रहा है। नई रक्षा व्यवस्थाएं और सैन्य कमांड संरचनाएं बनाई जा रही है। ये सब पुतिन को यह संकेत देने के लिए है कि अगर रूस यूरोपीय नाटो पर हमला करने की मूर्खता करता है तो नाटो
तैयार रहेगा। वीडियो में देखें ये बदलाव बाल्टिक और रूस के लिए क्या मायने रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप रूस के खिलाफ नेटो के रुख में हो रहे बदलावों पर हमारी और कवरेज देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।